ओके सो अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने सर्कुलर मोशन के कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। बहुत सारी चीज़ें हमने सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्कस कर ली थी। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, पाई क्या है और डिग्रीज और पाई के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम क्यों करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ कर हैवी और लाइट पार्टिकल्स को अलग कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, ग्रेविटेशन की तरफ। बेसिकली ग्रेविटेशन है क्या, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन जो है वो बेसिकली एक फोर्स का नाम है। ठीक है, जो कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था, जो एक बहुत मशहूर लॉ है और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नाम से मशहूर है। ठीक है, उस लॉ के अंदर न्यूटन ने ये कहा था कि हर पार्टिकल यूनिवर्स के अंदर, हर पार्टिकल का मतलब ये है कि हर कोई चीज़ जो मास रखती है, ठीक है, तो हर पार्टिकल यूनिवर्स के अंदर हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है किसी न किसी फोर्स के साथ। ठीक है, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों पार्टिकल्स के मास से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, अब ये न्यूटन को कैसे पता चला कि ये जो फोर्स जो हर दो पार्टिकल्स के दरमियान में है, मिसाल के तौर पे हम दो बॉडीज कंसिडर कर लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ठीक है, अब लाजमी है बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी और बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर दो बॉडीज के दरमियान में फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हम कंसिडर कर लें कि मिसाल के तौर पर बॉडी ए का मास जो है वो m1 है, बॉडी बी का मास जो है वो m2 है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 से। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू न्यूटन ने जो है वो पता किया। आप जो है वो मैट्रिक के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह से उसको पता चला। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आप ये सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, बॉडीज के दरमियान में डिस्टेंस नहीं, मिसाल के तौर पे इस बॉडी का सेंटर ये है और इस बॉडी का सेंटर ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों बॉडीज के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने r से शो किया है, इसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर हम दो बॉडीज के दरमियान में डिस्टेंस डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो फोर्स कम होगी अगर हम दो बॉडीज के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ा दें। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन हमने क्या पढ़ी कि हर एक बॉडी यूनिवर्स के अंदर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? नो वन नोस। ठीक है, ये हमें सिर्फ ये पता है कि दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका कोई रीजन अभी तक हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होती है हर दो बॉडीज के दरमियान में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज की मासेस की प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, दोनों बॉडीज, मिसाल के तौर पे ये दो बॉडीज हैं तो इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। अच्छा, अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को आपस में मिला लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगी? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। इस केस के अंदर कांस्टेंट क्या है? g है। ठीक है, और इस g को हम क्या कहते हैं? इस g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन आपको समझ में आ गई कि फोर्स जो है, जो हर बॉडी यूनिवर्स के अंदर दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज़ के मासेस से। अगर मिसाल के तौर पे दोनों बॉडीज़ का मास ज़्यादा है तो फोर्सेस जो हैं वो जो एक दूसरे के ऊपर लगा रही होंगी वो ज़्यादा होंगी। अगर दोनों बॉडीज़ का मास कम है तो फोर्स जो है वो कम होगी। अगर दो बॉडीज़ के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन से या न्यूटन ने जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट्स निकाले, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटीज़ को आपस में मिलाया, ठीक है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट इस केस के अंदर जी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कह रहे हैं। उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी है, ठीक है। अब जी की वैल्यू को हम कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया न्यूटन ने, कि अगर हम दो बॉडीज़ के दरमियान में फोर्स, ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और ये m1 m2 जो है वो यहाँ जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड करेंगे, तो जी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। तो अगर हमें फोर्स पता है दो बॉडीज़ के दरमियान में कितनी है, मास हमें पता है कि उन दोनों बॉडीज़ का क्या है, और उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान में हमें डिस्टेंस पता है, तो हम जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मास जो है वो बॉडीज़ का 1 रखें, दोनों बॉडीज़ का, मिसाल के तौर पे m1 और m2 दोनों 1 किलोग्राम्स हैं, दोनों बॉडीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर्स का रखें, ठीक है। तो जो भी फोर्स होगी, जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी, वही जो है वो किसकी वैल्यू होगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो जब उसने ये कैलकुलेट किया तो उसने उसको ये पता चला कि ये वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब इसका यूनिट कैसे आया उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका यूनिट जो है वो उसने कैसे फाइंड किया। यूनिट इसका कैसे आया, अब देखें, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस आर जो है वो बेसिकली सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, ठीक है। यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, मीटर्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या है, m1 इंटू m2। अब m1 का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है, मास है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय m2 का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखें, फोर्स है तो लाजमी है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। इसको हम बॉडी, यहाँ हम इसको क्लियर करके इसको हम बॉडी 1 कह लेते हैं, इसको हम बॉडी 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब न्यूटन कह रहा है कि हर एक बॉडी यूनिवर्स के अंदर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब बॉडी 1 जो है बॉडी 2 के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। बॉडी 1 जो बॉडी 2 के ऊपर लगा रही है, ठीक है। इस फोर्स को हम ऐसे कह लेते हैं, फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन बॉडी 2, वो किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स बॉडी 1, ठीक है, बॉडी 1 की तरफ होगी, ठीक है। अब जो बॉडी 2 भी लाजमी है कि न्यूटन कह रहा है हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो लाजमी है, और हमने ये भी पढ़ा था, न्यूटन के लाज में ही ये पढ़ा था कि हर एक्शन फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो बॉडी 2 भी लाजमी है कि बॉडी 1 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी, और फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव है तो बॉडी 2 जो बॉडी 1 के ऊपर फोर्स लगा रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ बॉडी 2 ऑन बॉडी 1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स बॉडी 2, क्योंकि बॉडी 2 बॉडी 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, ठीक है। अच्छा, इसको अरेज कर लेते हैं। तो देखें, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं इस इक्वेशन से, यहाँ पर जी है, ठीक है, मैं जी लिखना भूल गया हूँ। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से। जी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर चेंज ना हो, सेम रहे, ऐसे कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है।
तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही रहेगी। और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो भी हमने डिस्कस किया कि कैसे आया। और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स हम जो है वो इस फार्मूले से फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे कि हमें पता है जो फोर्स बॉडी 2 बॉडी 1 के ऊपर लगा रही है वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी 2 जो है वो बॉडी 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। और सिमिलरली फोर्स जो बॉडी 1 बॉडी 2 के ऊपर लगा रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी 1 भी बॉडी 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, क्योंकि न्यूटन ने कहा है ना कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ठीक है, हर दूसरी बॉडी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब यही रीजन है कि आप, ठीक है, आपको जमीन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। उस पर भी आ जाते हैं कि वेट क्या होता है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हमारी डिस्कशन उस पर भी रहेगी। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोर्सेस की डायरेक्शंस रिप्रेजेंट की हुई हैं कि मिसाल के तौर पे ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। फोर्स जो है जो m2 m1 के ऊपर लगा रहा होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, F1, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स m2। और जो फोर्स m1 m2 के ऊपर लगा रहा होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स m1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स जो है वो अपनी तरफ लगाएंगे। अट्रैक्ट करने के लिए हम फोर्स क्या करते हैं, उस बॉडी अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब F1 और F2 ये जो दो फोर्सेस हैं, जो बॉडी 2 की फोर्स हैं, F1 जो है वो बॉडी 2 की फोर्स है, F2 जो है वो बॉडी 1 जो बॉडी 2 के ऊपर फोर्स लगा रही है वो फोर्स हैं। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो देखें अपोजिट है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, तो इनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। और उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी जो m2 वाली है वो छोटी हो मिसाल के तौर पर, और m1 वाली बॉडी मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी हो, तब भी जो इन दोनों के दरमियान में फोर्स होगी, ठीक है, F1 मिसाल के तौर पर जो बॉडी 2 m2 जो है वो m1 के ऊपर लगा रहा है उसको हम F1 कह रहे हैं, और F2 जो m1 जो है वो m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, उसको हम F2 कह रहे हैं। तब भी F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर m1 की फोर्स की बात कर रहे हैं, बॉडी 1 की फोर्स की बात कर रहे हैं, वो बॉडी 1 के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया ना कि फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस F1 के लिए भी वही है, F2 के लिए भी वही है। हालांकि m2 जो है वो बहुत छोटा है m1 के मुकाबले में, लेकिन तब भी फोर्स जो है वो जो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर लगा रही होंगी वो सेम होंगी रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस। अगर मिसाल के तौर पे m1 छोटा है या m2 बड़ा है, तब भी फोर्स क्या होगी, सेम होगी। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि m2 जो है वो छोटा है और m1 जो है वो बड़ा है, लेकिन फोर्स F1 और F2 जो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर लगा रही होंगी वो सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं। हमने पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हमेशा इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने ये फाइंड किया था कि इसका फार्मूला क्या होगा, फोर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद वेट क्या है, बेसिकली हमने वेट पढ़ा था ना कि थर्ड चैप्टर के अंदर कि ये फोर्स हैं जो जमीन हमारे ऊपर लगा रही होती है। ये वो कौन सी फोर्स हैं जो जमीन हमारे ऊपर लगा रही होती है, बेसिकली वो ग्रेविटेशन फोर्स ही है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो जमीन, ये अर्थ है, मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, इसकी सरफेस पर आप खड़े हैं, ठीक है, आप इसकी सरफेस पर खड़े हैं, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, ठीक है। तो जो जमीन फोर्स आपके ऊपर लगा रही होगी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगा रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जमीन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। तो लाजमी है कि आप भी जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे और वो फोर्स उतनी ही होगी जितनी जमीन आपके ऊपर लगा रही है, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया
तो वेट बेसिकली क्या होता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो जमीन आपके ऊपर लगा रही है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स का हमने अभी अभी फार्मूला डिस्कस किया कि ग्रेविटेशन फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, G(m1m2) अपॉन r², ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो अर्थ का मास है वो उसको हम कैपिटल M से शो कर लेते हैं, और मिसाल के तौर पर आप जो जमीन के ऊपर खड़े हैं, आपके मास को हम स्मॉल m से शो कर लेते हैं। तो आपके दरमियान में और जमीन के दरमियान में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2। m1 की जगह क्या है, कैपिटल M, और m2 की जगह क्या है, स्मॉल m, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे किससे, r से, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आपका सेंटर और जमीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम उस r से क्या करेंगे, r के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स मिल जाएगी, जहां पर g जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर किसके होती है, फोर्स अपॉन मास के, क्योंकि आपने पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ में कि F = ma। इसका मतलब है कि A = F/m, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, फोर्स और मास का रेशियो है, ठीक है। अब जब कोई बॉडी जमीन की तरफ गिर रही होती है या जमीन की तरफ आ रही होती है और उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ उसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है और वो किसके इक्वल होती है, g के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो g जो है एक्सेलरेशन इस केस के अंदर क्या है, g, क्योंकि बॉडी अगर मिसाल के तौर पे एक बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही और बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में है, मोशन अंडर ग्रेविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर बॉडी के ऊपर फोर्स जो लग रही होगी वो क्या होगी, वेट या ग्रेविटेशन फोर्स, जो अर्थ और उस बॉडी के दरमियान में होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मास से। अब ग्रेविटेशन फोर्स हमने अभी अभी डिस्कस किया, किसके इक्वल है, G(m), कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। तो ग्रेविटेशन फोर्स की जगह पे हमने उसका फार्मूला पुट कर दिया है, ठीक है। ये स्मॉल m में कैंसिल हो जाएगा तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी Gm अपॉन r², ठीक है। अब g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखें g की वैल्यू को हम यूज कर यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें मास ऑफ अर्थ पता है, कैपिटल M अगर हमें पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके या इन इक्वेशंस को यूज कर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मकसद ये समझने का ये था कि वेट बेसिकली क्या होता है, वेट भी ग्रेविटेशन फोर्स ही होती है अर्थ और किसी मास के दरमियान में, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम जो ग्रेविटेशन फोर्स वाला फार्मूला है उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी फोर्स वाले फार्मूले को हमने यूज कर क्या किया, उसी फोर्स वाले फार्मूले को हमने यूज करके क्या किया कि हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम थे, पेन ओपन कर लेते हैं। हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स और मास के रेशो के इक्वल होती है। ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो कितनी होती है, g के इक्वल होती है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। और फोर्स क्या होगी, वेट बॉडी का या फिर ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ और आपके दरमियान में है और आपका जो वेट है, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्स के फार्मूला जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। मास में कैंसिल हो गया और हमें g की वैल्यू मिल गई क्या, Gm अपॉन r², ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर Gm अपॉन r² को अगर आप g से रिप्लेस कर दें, देखें फोर्स का फार्मूला क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको कर सकें। देखो इस Gm अपॉन r² को g से रिप्लेस कर दें तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, g इंटू m, ठीक है। क्योंकि Gm अपॉन r² तो किसके इक्वल है, g के इक्वल है, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगी, जो ग्रेविटेशन फोर्स एक मास के दरमियान में है और किसी बॉडी के दरमियान में है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू जी या g इंटू m, ठीक है। यही फार्मूला हमने वेट के लिए पढ़ा था, राइट। तो देखें वेट जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स ही है किसी बॉडी और किसी मास के दरमियान में, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है,
अगर आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है, आपको डिस्टेंस पता है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, तो आप जो है आपको जी भी पता है, तो आप मास ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके, ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर कर हम क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी, मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, इसका मास जो है वो कैपिटल एम है, ये सेंटर है अर्थ का, यहाँ से लेकर जो सरफेस तक का डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, या उसको हम आर ई से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर सरफेस ऑफ अर्थ पर एक बॉडी पड़ी है जिसका मास जो है वो एम है, ठीक है, जो सरफेस पे पड़ी है, अर्थ की सरफेस पे पड़ी है। अब इस एम मास के दरमियान में और इस अर्थ के दरमियान में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो किसके इक्वल होगी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ को हम एम ई से शो कर लेते हैं। जी m1 क्या है, स्मॉल m, जो हमारा स्मॉल मास है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के मुकाबले में जो भी बॉडी उसकी सरफेस पे है उसका मास कम होगा, लाजमी है, इसलिए हम उसको स्मॉल m से शो कर रहे हैं, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, इस केस के अंदर हमारा m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इस बॉडी के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसको हम रब कर लेते हैं। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे ये अर्थ है और वो बॉडी जो है वो अर्थ के सामने क्या होगी, बहुत छोटी होगी। अब अर्थ के सेंटर से लेकर जो उसके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कह लें तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के मुकाबले में, जो ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, तो इसको अगर हम ज़ीरो भी कंसिडर कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है बिटवीन एनी बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स किसी मास और किसी अर्थ के दरमियान में और किसी भी मैसिव बॉडी के दरमियान में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है यही वेट होता है उस बॉडी का, ठीक है, इसी फोर्स की वजह से ही उस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होता है, यही फोर्स होती है जिससे कोई ज़मीन जो है वो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, उसी को हमने वेट कहा था, ठीक है। तो फोर्स की जगह हमने क्या रख लिया, डब्ल्यू, जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर सेम। अब डब्ल्यू हमने पढ़ा था कि किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। अब ये मास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा तो इस मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, हमें जी की वैल्यू पता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, हमने कैपिटल जी की वैल्यू ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं, कितनी है, 6.67 × 10⁻⁻11 है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कितना है ये, ठीक है, मैथमेटिकली साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, कितना है, 6.38 × 10⁻6 मीटर्स हैं। अगर ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आप मास ऑफ अर्थ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ पर ये जी मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, आर ई स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ठीक है। और ये वैल्यूज अगर हम जी, कैपिटल जी और आर ई की पुट कर दें तो मास ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, ठीक है। तो देखें, सिंपल चीज़ों को हमने यूज़ कर मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया। हालांकि हमारे पास कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा बैलेंस नहीं है, कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसको हम यूज़ कर इतना बड़ा मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है, कोई ऐसी इंची टेप नहीं है जिसको हम यूज़ कर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो इतना बड़े रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखें, मैथमेटिकली, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली, फिजिक्स को यूज़ कर इक्वेशंस को यूज़ कर हम हमारे अंदर ये एबिलिटी पैदा हो गई कि हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू जो है, ठीक है, वो हमने कहा था कि कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। हम टाइम नोट कर लेते हैं कि कितना टाइम हो गया है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जी की वैल्यू किस तरह से कम होती है अगर हम मिसाल के तौर पर ज़मीन की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और
इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करें, और किसी भी प्रॉब्लम के अंदर या किसी भी एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम्स के अंदर अगर आपको कोई मसला आ रहा है या कोई सॉल्व नहीं हो पा रही तो वो कमेंट्स के अंदर आप पोस्ट करें, हम वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।